अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ला लीगा में रियल मैड्रिड और गिटाफे के दरमियान खेले जाने वाले मैच में रियल मैड्रिड की 1 के मुकाबले में 2 गोल से शानदार फतह। बार्सिलोना और ओसासुना के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बार्सिलोना के 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। स्पेनिश ला लीगा में रियल सोसिएडाड और ग्रनाडा के दरमियान होने वाले मैच में रियल सोसिएडाड ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। डिपोर्टिवो अलावेस और वेलेंशिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में वेलेंशिया को हुआ शिकस्त का सामना। स्पेनिश ला लीगा में हुए मैचेस में रियल बेटिस और जिरोना ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। इटालियन सीरिया में लेजियो और नापोली के दरमियान खेले जाने वाले मैच में दिफाई चैंपियन को हुआ शिकस्त का सामना। लेजियो ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इंटर मिलान की 0 के मुकाबले में 4 गोल से फतह, जबकि टोरेनो, यूवेंटस और लेचे ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। जर्मन बुंडेसलीगा में दिफाई चैंपियन की एक और फतह। बायर्न म्यूनिख ने मॉन्चेनग्लाडबाख को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। आरबी लाइप्जिग और यूनियन बर्लिन के दरमियान होने वाले बड़े मार्के में आरबी लाइप्जिग ने यूनियन बर्लिन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रैंकफर्ट और क्लोन के दरमियान खेले जाने वाला मैच हुआ 1-1 गोल से बराबर। जर्मन बुंडेसलीगा में होने वाले दीगर मैचेस में लेवरक्यूजन, हॉफनहाइम, स्टुटगार्ट और वर्डन ब्रेमन ने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। नेदरलैंड के साबिक कोच ने मेसी के बारे में क्या बड़ा बयान दे दिया। पीएसजी छोड़ने के बाद नेमार ने अपने एक्स क्लब के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया। ग्लेजर्स फैमिली ने बड़ा ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुस्तकबिल क्या होगा, देखिए आज के प्रोग्राम में। आर्सेनल के कोच मिकेल आर्टेटा ने काई हावर्ट्स के बारे में क्या बयान दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी खिलाड़ी पर फैन ने आखिर हमला क्यों किया। अगर आप में टैलेंट है और आप शोकेस करना चाहते हैं अपने टैलेंट को, तो अपनी वीडियोस बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम करेंगे आपकी वीडियोस को अपने प्रोग्राम में शामिल और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ और करेंगे मदद उनकी मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में। बात करेंगे स्पेनिश ला लीगा में हुए कुछ मैचेस की। सबसे पहला मैच जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियल मैड्रिड वर्सेस गिटाफे का। रियल मैड्रिड ने यह मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत तो लिया है, लेकिन कैसे जीता है आफरीदी से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आखिरी लम्हात में रियल मैड्रिड जैसी टीम का गोल करना और जीतना, वो भी गिटाफे जैसी टीम के अगेंस्ट, क्या कुछ शकूक में डाल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी हाँ, जूड बेलिंगम एक दफ़ा फिर आफरीदीन को बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन रियल मैड्रिड जैसी टीम, आपको लगता है कि गिटाफे के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस जो है वो उनको लीग टाइटल जितवा सकती है या चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकती है? वैसे मतलब ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी थी परफॉर्मेंस, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स हैं। खास करके डिफेंस पे मुझे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। डिफेंस में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही है रियल मैड्रिड। ऑलमोस्ट हर मैच में जूड बेलिंगम के एंड पे आके गोल्स जो हैं वो इनको बचा रहे हैं और रिजल्ट्स इनके फेवर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिटिसाइज नहीं हो रही। लेकिन स्पेनिश मीडिया में अच्छी खासी क्रिटिसिज्म का इनको सामना करना पड़ रहा है कार्लो एंचेलोटी को। हालांकि इस सीज़न में उन्होंने टैक्टिक्स भी चेंज की है, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 3-4-3 के साथ बीच में जो डायमंड है 4 खिलाड़ियों का, उस पर रिलाई कर रही है और वो टैक्टिक्स अभी तक उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल अच्छे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता टीम थोड़ी सी बिल्ड होगी, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो जेल हो रहे हैं, नए प्लेयर्स हैं तो। लेकिन ये है कि क्वेश्चन मार्क्स हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। चलिए स्टैट्स पे पहले नजर डालते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स पे बात करते हैं। स्टैट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैच स्टैट्स 26 शॉट्स से रियल मैड्रिड के पास, गिटाफे को 6 मिले हैं। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे गिटाफे के पास, जबकि 12 शॉट्स ऑन टारगेट में से सिर्फ 2 गोल कर पाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पोजीशन आप देख रहे हैं 77 था रियल मैड्रिड के पास, 23 गिटाफे के पास था। पासेस आप देख रहे हैं 728 पासेस खेल के भी आप सिर्फ 2 ही गोल कर पाए हैं। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 11 मिले हैं, रियल मैड्रिड को 1 मिला है गिटाफे को। आपको लगता है गिटाफे का डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और जिस तरह से उनके गोलकीपर ने मैच खेला है और जूड बेलिंगम का वो आखिरी गोल, वो भी एक शायद किस्मत अच्छी रही रियल मैड्रिड की, जो हो गया, बचा लिया था गोलकीपर ने। वैसे तो आउटस्टैंडिंग गोलकीपर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है। डिफेंस को मैं शायद इतना क्रेडिट ना दूं गिटाफे के जितने डेविड सूरिया ने गोल्स बचाए हैं इस मैच में, जो आपने इवन जिक्र भी किया कि 12 में से सिर्फ 2 जो हैं वो गोल्स हो चुके थे, तो उसमें मोस्टली क्रेडिट जाता है डेविड सूरिया की। कुछ तो हाईलाइट्स में सेव्स उनकी नज़र आ गई, लेकिन कुछ मतलब उनके अलावा भी बहुत अच्छी सेव्स किए। अब मसला ये है कि थोड़े से अनफॉर्चुनेट इस लिहाज से रहे कि उन्होंने पूरा मैच बचाया अपनी टीम को, लेकिन एंड में आके उनसे बॉल स्पिल हो गया और वो एक ही गलती जो थी वो महंगी पड़ गई।
जी हाँ बिल्कुल, और 2-1 से ये मैच रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया है। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं, जूड बेलिंगम को क्यों नहीं किया इसके ऊपर पूछेंगे, लेकिन टोनी क्रूज जो है उनको फीचर किया है। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं टोनी क्रूज के। आप देख रहे हैं एक्यूरेट पासेस 94% थे, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 7 थे, टचेज 86 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 9 थे, कॉर्नर्स 4 थे, रिकवरीज 2 थी, टोटल शॉट्स 3 थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस टोनी क्रूज की। आफरीदी, टोनी क्रूज, जूड बेलिंगम और बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें, जिस तरह से आगाज़ हुआ, जैसे आप कह रहे हैं अभी जेल हो रहे हैं खिलाड़ी, आपको लगता है आने वाले मैचेस में हमें रियल मैड्रिड वैसी रियल मैड्रिड नज़र आएगी? क्योंकि पिछले साल भी टाइटल में जो लीग टाइटल था वो नहीं विन कर सके, और अच्छा विला रियल जैसी टीम्स के अगेंस्ट ये हारी हुई है, तो कंसेक्यूटिव उसी तरह की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेकिन फॉर्चुनेट बात इस लिहाज से है, इस सीज़न की ये जीत रहे हैं। पिछले सीज़न इस तरह के मैचेस जो थे या तो ड्रॉ कर जाते थे या हार जाते थे। अब गेटाफे जो है काफ़ी अच्छी टीम है, कम क्योंकि अगर आप देखें बार्सिलोना को उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था, बार्सिलोना ने भी एंड पे इनसे जीता था और रियल मैड्रिड ने भी फॉर्चुनेटली इनसे आके एंड पे जीता है। अब रियल मैड्रिड का जो मुझे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं, एक तो डिफेंस में, दूसरा अभी भी लूका मॉडरिच और टोनी क्रूज के ऊपर इतनी रिलायंस जो है वो सही नहीं है। वो ऑलरेडी जो हैं काट चुके हैं अपना टाइम, मतलब वो ये अब देखें कि एक एक्स्ट्रा एयर है उनका एग्जैक्टली और उसमें भी जो है आप देखें टोनी क्रूज जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस मैच में आप देखें कि 5 स्टार परफॉर्मेंस थी टोनी क्रूज की, हर जगह थे, डिफेंस में भी थे, अटैक में भी थे। और अगर डेविड सोरिया आउटस्टैंडिंग सेव्स ना करते तो इस मैच में 2 गोल टोनी क्रूज अकेले ही कर सकते थे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड और गेटाफे के दरमियान ये मैच रियल मैड्रिड ने के मुकाबले में 2 गोल से अपने नाम किया है। और यहाँ पर नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो भी ला लीगा का मैच है, और दिफाई चैंपियन बार्सिलोना जिन्होंने पिछले साल टाइटल जीता था 2-1 से ओसासुना के अगेंस्ट, उन्होंने भी मैच अपना जीता है। और बार्सिलोना के जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो हालात हैं, जाओ फिलिक्स को लोन पे ले तो लिया है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस थी और खेले हैं नहीं खेले, और बाकी इस मैच में क्या बार्सिलोना वैसी नज़र आ रही है कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर पाए? जी हाँ, बार्सिलोना ने यह मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से अपने नाम किया। आफरीदी, यहाँ पर भी यही सवाल है मेरा, ओसासुना जैसी टीम के अगेंस्ट बार्सिलोना जो दिफाई चैंपियन भी खेल रही है और इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं बार्सिलोना के पास, चाहे जैसे भी हालात हैं, कन्विंसिंग विक्ट्री थी? आपको लगता है क्लिनिकल परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली कन्विंसिंग आप नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी तरफ अगर ओसासुना की बात की जाए तो वो भी कोई कमज़ोर टीम आप उनको नहीं कह सकते। पिछले सीज़न भी ऑलमोस्ट एंड पे आके यूरोपियन स्पॉट्स उन्होंने मिस कर दिया था और काफ़ी कंपेटिटिव टीम है। पिछले सीज़न भी हमने देखा, इस सीज़न भी अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया है और थोड़ा सा वो भी अनफॉर्चुनेट रहे कि एंड में आके लेवेंडोस्की को पेनल्टी मिल गई और उन्होंने जीत लिया, वरना इस मैच से वो 1 पॉइंट शायद डिज़र्व करते थे लेना, जिस तरह गेटाफे डिज़र्व करते थे। लेकिन बार्सिलोना एटलीस्ट उनके वही बात है रियल मैड्रिड की तरह कि रिजल्ट्स उनके फेवर में आ रहे हैं। मतलब बेशक परफॉर्मेंसेस मतलब उस तरह से नहीं है, अप्स एंड डाउन्स का शिकार है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इनका जो टैलेंट है, जो यंग प्लेयर्स हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और उन्हीं को मुझे लगता है कि जावी को ज़्यादा चांस देना चाहिए। जैसे लमीन यमाल हैं, गावी है, पेड्री, ये सब जो हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर जूल्स कॉन्डे जो हैं उन्होंने गोल किया पहले 40वें मिनट में, फिर पेनल्टी पे लेवेंडोस्की ने 85वें मिनट में गोल किया है। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के स्टैट्स। ये आप देख रहे हैं ओसासुना के शॉट्स 11, जबकि 9 बार्सिलोना को मिले शॉट्स ऑन टारगेट। देख रहे हैं 4 थे बार्सिलोना के, जबकि 3 मिले हैं ओसासुना को। और पोजीशन आप देख रहे हैं 70% बार्सिलोना के पास। आप पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स कॉर्नर्स 5 मिले हैं और यहाँ पर कॉर्नर्स भी ज़्यादा मिले हैं ओसासुना को। अफरीदी, काफ़ी क्लोज मैच लग रहा है, यानी 3 शॉट्स ऑन टारगेट उनको भी मिले हैं, सिर्फ कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बार्सिलोना, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बार्सिलोना ये परफॉर्मेंस क्लिनिकल है ऐसे प्लेयर्स को लेकर? और दूसरा, जाओ फिलिक्स नहीं खिलाया उनको, सिर्फ आखिरी 10 मिनट में खिलाया है, इसकी क्या वजह थी? ऑब्वियसली पहला मैच था, इतनी जल्दी तो अभी तो आए हैं पिछले दिनों, तो इतनी जल्दी तो टीम में भी अगर बायर्न म्यूनिख में आए थे तो आते ही उन्होंने फ्लाइट से सीधा कहा था पहुंचे जी ग्राउंड। हाँ, वो तो मतलब उनको भी एंड में ही खिलाया था। तो ये कि जब नया खिलाड़ी आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट होता है टीम में। आप उसको पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर जब जेलन हो जाता है खिलाड़ियों के साथ। अभी ट्रेनिंग इन्होंने 2 दिन मोस्टली ट्रेनिंग अटेंड की होगी अपनी टीममेट्स के साथ, तो अभी तो उस तरह से जेल नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करेंगे। लेकिन जॉ फिलिक्स के अलावा भी जो सबसे बड़ा इशू मुझे इस सीज़न बार्सिलोना का व्यूअर्स नज़र आ रहा है वो है गोल्स लीक करना। और वो रियल मैड्रिड का तो चलो पिछले सीज़न भी था, और इनका पिछले सीज़न नहीं था। बार्सिलोना ने व्यूअर्स पिछले सीज़न 28 क्लीन शीट्स रखी थी, जो कि यूरोप में सबसे हाईएस्ट नंबर था।
और यही आपको लगता है यही वजह भी थी पिछले सीजन टाइटल जीतने की? और गोल्स पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 20 कंसीड किए थे, जो कि यूरोप में टॉप था ये नंबर भी। चलिए बहुत ही, लेकिन यहाँ पर खैर लेट्स सी बार्सिलोना का जो आगाज़ हुआ है इस सीज़न में अपनी लीग में वो कुछ बहुत ही क्लिनिकल नहीं है। जो प्लेयर हमने फीचर किया उन पर बात करते हैं और वो है जूल्स कॉन्डे। बहुत ही शानदार प्लेयर, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, स्टैट्स आप उनके देख रहे हैं। 93 एक्यूरेट पासेस थे और परसेंट एक्यूरेट पासेस से गोल्स आप देख रहे हैं। एक था टचेस 112, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 13, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100%, टैकल्स 100%, क्लियरेंसेस 8। आफरीदी, बार्सिलोना के अब जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का भी थोड़ा सा बताएं, और दूसरा मुझे ये बताएं जब पेपर पे आप इन सब खिलाड़ियों के नाम पढ़ते हैं, नेम्स देखते हैं कि ये सारे खिलाड़ी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएंगे, ये टाइटल भी जीत जाएंगे, ये सुपर कप भी जीत जाएंगे। क्या वजह जो नहीं वो कर पा रहे? असल में इसमें फुटबॉल में जो चीज़ मिसिंग होती है ना, जो आम व्यूअर नहीं देख पाता, वो है फुटबॉल की टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गई है, जो कि हमने पैकेज में भी आप व्यूअर्स को बताया। से खुश हैं आप उनके इस तरह की जो अभी तक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये भी पेप गार्डियोला की स्कूल के स्टूडेंट हैं। अच्छा। और कोशिश करते हैं मोस्टली, अगर आप देखें आर्टेटा, जावी, इवन विंसेंट कंपनी जो थे बर्नली के साथ, वो भी यही कोशिश करते हैं, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। इन्होंने भी अब देखें पेप गार्डियोला ने तो शुरुआत से ही उनका जो था, क्योंकि वो योहान क्राइफ की स्कूल से पढ़े हुए थे, योहान क्राइफ के अंडर उन्होंने खेला हुआ था, तो वो डे 1 से उन्होंने मैनेजमेंट में जो कदम रखा वो कामयाबियों के साथ ही रखा। लेकिन अगर जावी का देखें, पहले सीजन में ला लीगा जीता, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है उस टीम के साथ, जो कि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब देखिए जाओ कैंसेलो और जाओ फेलिक्स को इन्होंने ऐसे लोन पे लिया है कि ये परमानेंट खरीद नहीं सकते। उनके साथ उन्होंने क्लॉज रख दी कि बाय वाली जो शर्त है ना, वो आप नहीं रखेंगे तभी हम आपसे ये प्लेयर्स लेंगे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी बहुत ज़्यादा है। आंसू फाटे जैसे टैलेंटेड प्लेयर को उन्होंने लोन पे दे दिया है, क्योंकि ये बर्डन नहीं ले सकते इतनी सैलरीज का। तो ये चीज़ें जो हैं, तो आपको लगता है मतलब यावी ने अच्छी परफॉर्मेंस इन सब हालात के बावजूद भी दी है, और ऐसे प्लेयर्स का आना जिस तरह से वो आए हैं, और उन्होंने जो गावी है और स्पेशली लामीन जमाल जो है जैसे वो नज़र आ रहे हैं, तो शायद 1-2 साल लगे और बार्सिलोना वापस अपनी उसी ग्लोरी को अचीव कर पाए जो कि मेसी और जॉर्डी अल्बा और सुआरेज और ये खिलाड़ियों के साथ उनकी थी। ये मैच 2-1 से अपने नाम किया है बार्सिलोना ने। और अब ज़रा फिक्सचर पे नज़र डालते हैं इस वीकेंड पे। ला लीगा में जो फिक्सचर हुए हैं ये आपके सामने है। कैडिज और विलारियल के दरमियान होने वाला मैच कैडिज ने अपने नाम किया है और सेल्टा विगो ने अपना मैच जीता है 3-2 से। रियल सोसिएडाड ने 5-3 से ग्रेनाडा को हराकर ये मैच अपने नाम किया है। एल्वेज और वेलेंसिया में जो है वो वेलेंसिया अपना मैच हार गई है। रियल बैटिस ने अपना मैच रायो वालोकानो के दरमियान जो हुआ था उसको जीत लिया है। जिरोना और लास पाल्मास के दरमियान होने वाला मैच जिरोना ने अपने नाम किया है और एथलेटिक क्लब और मायोर्का के दरमियान होने वाला मैच बराबर रहा है। एथलेटिको मैड्रिड, ये इंपॉर्टेंट मैच था सेविया का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और ओसासुना और बार्सिलोना के दरमियान मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। अफरीदी, ये जो पोस्टपोन हुआ मैच दोबारा भी होगा या इसको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये रीस्केड्यूल हो जाता है। अच्छा। फिर और किसी और डेट। क्रिकेट वाला हिसाब नहीं है कि गया तो गया। नहीं, ये फुटबॉल में तो कोई भी इवन जो बर्फ पड़ रही होती है उसमें भी खेलते हैं, बिल्कुल वाइट हो चुका होता है ग्राउंड। लेकिन ये जो पोस्टपोन्ड हुआ है ये तूफानी बारिश की वजह से, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो था वो तूफानी बारिश का था और तूफान आने वाला था मैड्रिड में, तो उस वजह से पोस्टपोन किया गया। जी हाँ, और ये मैच होगा और जब होगा हम आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में आप बात करेंगे जर्मन बुंडेसलीगा की, जहां पर बायर्न म्यूनिख और मॉन्चेनग्लाडबाख के दरमियान होने वाला मैच। अच्छा, मजे की बात अफरीदी ये है कि ये मैच भी 2-1 से ही बायर्न म्यूनिख ने जीता है। इस दफा इस वीकेंड पे जो बाकी लीग से प्रीमियर लीग के अलावा वहाँ पर देखा गया कि सब ने 2-1 से ही अपने मैचेस जीते हैं और बड़ी जो टीम्स हैं, टाइटल विनर्स जो हैं, उन्होंने ये मार का सर अंजाम दिया है। जी हाँ, बायर्न म्यूनिख का ये मैच में फतह हासिल करना एक के मुकाबले में 2 गोल से। अफरीदी, आपको कितना सेटिस्फाई कर पाया है? वैसे अभी तक जो है बायर्न म्यूनिख मैचेस जीत रहा है, लेकिन कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस उस लिहाज से नहीं है। टुखल की जो टैक्टिक्स हैं और जो सिस्टम्स वो इंस्टॉल करवाना चाह रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं हर मैच के साथ। अभी क्योंकि न्यू साइनिंग्स भी आई हैं और थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए। लेकिन असल जो मैं देखना चाहूँगा ना टेस्ट, जो मुझे मतलब फिर बायर्न म्यूनिख का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझ आएगा टुखल के अंदर कि ये क्या कर रहे हैं, वो है चैंपियंस लीग में। मैं देखना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ही कैसा खेलते हैं।
वैसे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ये काफ़ी हैवी होंगे, लेकिन नॉकआउट स्टेज में इनका असल टेस्ट होगा। अभी के लिए तो क्योंकि पॉइंट्स इनको मिल रहे हैं, रिजल्ट्स इनके फेवर में, तो अभी तक तो इनके ऊपर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं 7 शॉट्स यहाँ पर मिले हैं मॉन्चेनग्लाडबाख को, जबकि 25 शॉट्स थे बायर्न म्यूनिख की तरफ से। और शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 8 थे जो कि बायर्न म्यूनिख को मिले हैं, 3 मिले हैं यहाँ पर मॉन्चेनग्लाडबाख को। पासेस भी आप देख रहे हैं, पोजीशन 65% था बायर्न म्यूनिख के पास, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, और फाउल्स भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स 15 मिले हैं बायर्न म्यूनिख को और 1 मिला है यहाँ पर मॉन्चेनग्लाडबाख को। आफरीदी 8 शॉट्स ऑन टारगेट में 2 सिर्फ कन्वर्ट कर पाना सवालिया निशान है। जमाल मुसियाला की कमी महसूस हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें कि इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक, गनैब्री भी बहुत अच्छा खेल रहे थे पिछले सीज़न। जमाल मुसियाला तो चलो इंजर्ड हैं, लेकिन गनैब्री की कन्वर्जन भी उस लिहाज से उस तरह से नहीं है। खास करके हैरी केन आ गया है, टारगेट मैन है, और जब आपकी टीम में टारगेट मैन होना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है विंग्स पे खिलाड़ियों जो खेलते हैं उनके लिए गोल स्कोर करना। पिछले सीज़न ये था कि इनके पास एक सेंट्रल स्ट्राइकर नहीं था जो टारगेट मैन होता है, तो ये जो विंग्स के खिलाड़ी थे मुसियाला, गनैब्री, साने, तो वो ज़्यादा गोल्स कर रहे थे। और इस सीज़न भी साने का मुझे बताएं, इतना अच्छा खेल रहे हैं, अभी भी गोल किया इस मैच में। मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला को क्यों पसंद नहीं आएगी? असल में पेप गार्डियोला और पेप गार्डियोला की जो स्टूडेंट है आर्टेटा, ये मोस्टली प्रोफाइल देखते हैं। वो प्लेयर चुनते हैं जो मल्टीपल रोल्स अदा कर सके। अच्छा, वो ऐसे बेशक वो जो है बड़ा नाम ना हो, अभी वुल्फ से उन्हें मैथियस नूनियस जो है पेप गार्डियोला का बहुत। तो साने को क्यों, फिर क्या मसला था इनके प्रोफाइल में? साने जो थे वो अटैक में बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा कि वो रेगुलरली गोल्स कर रहे हैं, लेकिन वो डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी सरंजाम नहीं देते। और यहाँ पर हम इस वीकेंड पे होने वाले फिक्सचर्स पे भी एक नज़र डालते हैं। जर्मन बुंडेसलीगा के फिक्सचर्स में कौन सी टीम जो है वो अपना मैच जीतने में कामयाब हुई है। आपके सामने डॉर्टमुंड और हाइडेनहाइम के दरमियान मैच जो है बराबर हुआ है। ये क्यों बराबर हो गया पता नहीं क्यों बराबर हो गया, क्योंकि डॉर्टमुंड को तो जीतना चाहिए था। ऑक्सबर्ग और VfL बोchum के दरमियान मैच भी बराबर हुआ है। लेवरक्यूजन और डार्मस्टाड के दरमियान मैच 5-1 से लेवरक्यूजन ने अपने नाम किया है। हॉफनहाइम भी अपना मैच जीत गई है, वर्डर ब्रेमन भी जीत गई है, और आप देख रहे हैं स्टुटगार्ट भी अपना मैच जीती है। इसके साथ साथ क्लोन और फ्रैंकफर्ट के दरमियान मैच बराबर हुआ है। आरबी लाइप्जिग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, और यूनियन बर्लिन की यहाँ पर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। आरबी लाइप्जिग ने ये मैच अपने नाम किया है। आफरीदी, कोई तबसरा करना चाहेंगे किस मैच पे? वैसे यूनियन बर्लिन जो है उनका जो सक्सेस है वो लो ब्लॉक एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा टैक्टिक्स है जो मतलब जो टीमें थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं उनके पास इतने वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं होते, और 11 खिलाड़ियों के साथ उन्होंने खेलना होता है, तो फिर वो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं एक तरह से बस कड़ी कर देते हैं और बिल्कुल पीछे जाके अपनी डी के में जाके डिफेंड कर रहे होते हैं, और जब उनको काउंटर अटैक मिलता है तो फिर काउंटर अटैक से गोल करते हैं। तो वो लो ब्लॉक जो था वो इस मैच में मुझे लग रहा है कि वो आरबी लाइप्जिग को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और उसका नतीजा भी देख लिया, जो है वो यूनियन बर्लिन ने, आरबी लाइप्जिग ने अपना मैच जीत लिया। और अब हम बात करेंगे इटालियन सीरिया में होने वाले मैच की। आफरीदी, नेपोली वर्सेस लाज़ियो का ये मैच, और नेपोली ये मैच हार गया है। अब मैं इस पे बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह बनी जो 1-2 से, अच्छा मज़े की बात है ये भी 2-1 से ही मैच लाज़ियो ने जो है वो अपने नाम किया है। नेपल्स में खेले जाने वाला ये मैच लाज़ियो ने अपने नाम किया है। आफरीदी, होम ग्राउंड में आपको मारना, और वो भी दिफाई चैंपियन जिन्होंने पिछले सीज़न आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था। बल्कि जितने यूरोपियन क्लब और जितनी इटालियन सीरिया की गेम्स हैं, या जितनी आप वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें, सबसे बेहतरीन नेपोली की टीम नजर आई थी। जी बिल्कुल। ये क्या हुआ, सैपलेटी के जाने से फिर असर फर्क नजर आ रहा है? वाकई में सिर्फ 2 बंदे गए हैं जो मेजर, मतलब आप कह सकते हैं इसमें से भी वहीं पे हैं, विक्टर ओसिमन भी वहीं पे हैं, बिल्कुल, डी लोरेंजो हैं, ज़िएलिंस्की, सारी टीम उधर की उधर ही कड़ी है। सिर्फ किम मिन जे जो इम्पोर्टेंट थे वो गए, और कोच गए। कोच की वजह से जो मुझे लगा है ना, वो अब जब स्पेलेटी थे तो इनकी कम्पैक्ट थी डिफेंस, वो स्पेसेस इतने ओपन। अब देखिए जो दूसरा गोल इन्होंने कमाडा ने स्कोर किया है, exactly. उसमें बहुत ओपन हो गई थी। एक तो ज़िएलिंस्की से उन्होंने बॉल छीनी, और फिर जब शेप आप देखें ना, उस टाइम पे नेपोली की जो शेप थी, डिफेंडर ज्यादा थे, 4-4-1 था, मतलब अटैकर एक था, फिर बीच में एक दूसरा आया, तो 4-2 के अगेंस्ट। पिछले सीजन अगर आप देखिए किम मिन जे जो उन्होंने पे शूट लेके गोल स्कोर किया, सबसे ज्यादा ब्लॉक्स जो थे ना पिछले सीजन, वो किम मिन जे ने पूरे यूरोप में टॉप 5 में थे।
और इसी तरह के शूट जो थे वो ब्लॉक करते थे, और वो इस बार ब्लॉक नहीं हो सकी और वो गोल स्कोर हो गया। लेजियो वैसे अपसेट तो इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि लेजियो ने व्यूअर्स पिछले सीजन टॉप 4 में फिनिश किया था, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया था, तो टीम तो अच्छी है, लेकिन पिछले सीजन की नेपोली को हराना इतना इजी नहीं था। बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लाजियो ने ये मैच अपने नाम किया। अब वीकेंड जो फिक्सर हुए हैं इटालियन सीरिया में, उनको जरा देखते हैं कौन सी टीम ने किसके अगेंस्ट जो है वो फतह हासिल की है। ये आप देख रहे हैं पहला मैच वेरोना और सासुओलो के दरमियान। सासुओलो ने 3-1 से अपने नाम किया है, और रोमा जिसमें लुकाकू अभी गए हैं, लुकाकू भी नहीं बचा पाए रोमा को। मिलान से 2-1 से मिलान ने अपने नाम किया है। ये मैच आप देख रहे हैं फ्रोसिनोने और ओडिनेसे के दरमियान मैच बराबर हुआ है। बोलोनिया और कैलियारी के दरमियान मैच 2-1 से बोलोनिया के नाम रहा है, और उसके साथ अटलांटा और मोन्जा के दरमियान होने वाला मैच 3-2 से अटलांटा ने अपने नाम किया है। और आप जिनोआ और टोरिनो के दरमियान मैच देख रहे हैं, टोरिनो ने अपने नाम किया है। इंटर मिलान अपना मैच जीती है 4-0 से। एम्पोली यूवेंटस के अगेंस्ट हारी है, यूवेंटस की अच्छी परफॉर्मेंस 2-0 से नाम अपने किया है ये मैच। और लेचे और स्लेरेनिटाना के दरमियान मैच लेचे ने अपने नाम किया है। अफरीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिक्सचर्स को देखकर? इंटर मिलान बहुत स्ट्रांग लग रही है इस सीजन, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पहले मैच से आप देखेंगे। इस मैच में भी खास करके छोटे क्लब्स हैं उनके अगेंस्ट बड़ा क्लिनिकल परफॉर्म जो अभी तक किसी क्लब की तरफ से देखने को नहीं मिला, और खास करके लाउटारो मार्टिनेज जिस फॉर्म में चल रहे हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जब से कैप्टन बने हैं इन्होंने तो अपना लेवल पिछले मतलब पहले भी अच्छे स्ट्राइकर थे लेकिन मिसिंग करते थे, मतलब 5 चांसेस में 3 कन्वर्ट करते थे, और कभी ऐसा भी करते थे एक मैच में बहुत अच्छा खेल जाते थे, अगले में थोड़ा सा डाउन खेलते थे। हाँ, अब जब से कैप्टन बने आउटस्टैंडिंग हर मैच। जी हाँ बिल्कुल। और इस वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी टेकन ऑफ द मार्केट बाय द ग्लेजर्स फैमिली आफ्टर बिडर्स फेल टू रीच देयर आस्किंग प्राइस इन अ ह्यूज ब्लो। अफरीदी, पहले जो सारे ये हुए थे और इनको पैसे, ये इन्होंने झूठ बोला है कि हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे, आपको लगता है सच कह रहे हैं? शेख जासिम जो है वो पैसे लेके बैठे हुए थे कि ले लो भाई और मुझे दे दो। अच्छा, उनके वालिद ने 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बेच दिए थे अभी रिसेंटली, और वो उसका ताना बाना इधर ही मिल रहा था कि वो पैसे पूरे कर रहे थे ताकि ग्लेजर्स को दे सकें। अब मसला ये कि ग्लेजर जो हैं वो एक बहुत ही एक तरह से डाउनग्रेडेड एफर्ट्स कर रहे हैं। ये पहले आप कह देते हैं कि हमने बेचना है, फिर कहते हैं कि हमने तो अच्छा, अभी फाइनली जो है वो मुझे ये बताएं, मार्केट से उतार लिया, अब वो कह रहे हैं हमने नहीं बेचना, ठीक है शेयर्स ले लें, शेयर्स भी नहीं लिए, ये वो अब क्या फ्यूचर है, अब क्या है आगे? अब जो इवन अगर आप देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जिसमें गैरी नेवल भी है, उन्होंने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और तरदीद की है और कहा है कि इनके पास पैसे ही नहीं है इस क्लब को चलाने के लिए, इनको बेचना ही पड़ेगा। ये जो शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कोई शेयर्स नहीं खरीदेगा क्योंकि इनके साथ कोई को ओनरशिप नहीं करना चाहता। तो अब देखना पड़ेगा कि ये बात जो है, क्योंकि अब ग्लेजर्स फैमिली जो है इनकी खबर भी ज्यादा मीडिया में नहीं आती। अच्छा, तो 10 बिलियन का भी कह रहे हैं कि एज दे होल्ड आउट फॉर 10 बिलियन फॉर द क्लब। पहले हमें 6 बिलियन थी, अभी तक जो खबर आ रही थी वो यही थी कि ये 6 बिलियन चाहते हैं। अभी अचानक से जो है इन्होंने पर्सपेक्टिव चेंज किया और कहा है कि हमारी वैल्यूएशन के मुताबिक ये 10 अरब का क्लब है और इससे कम में बात नहीं बनेगी, इसलिए इसके करीब भी कोई नहीं था तो हम इसको मार्केट से उतार रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है 6 बिलियन वाली पे रीच कर गए थे शेख जासिम, जिसके ऊपर इन्होंने कहा चेल्सी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन चेल्सी जो कि 21st सेंचुरी का इंग्लिश सबसे सक्सेसफुल क्लब है, सबसे ज़्यादा आप देख लेंगे। अभी मैनचेस्टर सिटी जब पेप गार्डियोला है उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया, वरना उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती 2004 से लेके अभी तक बहुत टाइटल्स जीती, और वो भी जो है अराउंड 4.3 बिलियन में जो उनकी सेल हुई थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनकी 10 बिलियन में, अगर उनसे वाकई में उनसे बेहतर क्लब है वो हिस्टोरिकली, लेकिन फिर भी आप 6 बिलियन काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन वो शायद पेट्रोल महंगा हुआ है ना, डॉलर भी महंगा हुआ है, तो शायद इस वजह से ज़्यादा बना दिया उन्होंने। एनीवेज, वो तो पाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, लियोनेल मेसी हैड टू विन द वर्ल्ड कप, इट वाज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड। अच्छा, ये कहा है नेदरलैंड्स के साबिक के कोच हैं और उन्होंने ये कहा है, और रोनाल्डो भी इनको शट अप कॉल दे रहे हैं कि खामोश, ऐसी बातें नहीं करते। अफरीदी, मैंने आपको याद है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी थोड़ी सी ऐसी को बात की थी कि ये वर्ल्ड कप इन्होंने मेसी को दे देना है। आपको लगता है कोई ताने बाने मिल रहे हैं या ये जस्ट बातें ही हैं?
अगर आप उस एंगल से कह रहे हैं कि जो नेचर है उन्होंने मेसी के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, तो फिर तो मैं आपके साथ एग्री करता हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जो इंसान हैं उन्होंने स्क्रिप्टेड, इंसान भी तो नेचर की बनाई हुई तख्लीक है ना, तो इंसान भी तो नहीं, जिस तरह ये वर्ल्ड कप मेसी ने, अब देखिए नेदरलैंड्स का कोच कह रहा है, नेदरलैंड्स का वर्ल्ड कप में लेकिन कोच था ना, कंट्रोवर्सी होगी इस बात पे, आप बातें होंगी, मेसी से पूछा जाएगा। हाँ जी बताएं। वो मीडिया का तो काम ही है, उनको तो खबर चाहिए होती है। वो जो अभी तो अच्छा इन्होंने किया, वैन गाल ने है। अच्छा एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन आप देखिए नेदरलैंड्स को जो हराया वो तो पेनल्टीज पे जाके हराया है, तो पेनल्टीज कैसे स्क्रिप्टेड हो सकती हैं? और जिस तरह मेसी ने, वो आपको याद है तारीख का 21st सेंचुरी का बेहतरीन असिस्ट था जो उन्होंने 3-4 नेदरलैंड्स के खिलाड़ियों के बीच में से बात वही है अफरीदी के, वो परफॉर्म ही ऐसा कर देते हैं मेसी जैसे। अभी रोनाल्डो के फैंस ने भी ये लगाया था इल्जाम के इंटर मियामी के लिए वो रोबोट का यूज़ करते हैं फुटबॉल में ताकि मेसी को अच्छे ऐसे वो अनबिलीवेबल जो है ना वो पासेस खिला देते हैं जिन पे यकीन करना भी मुश्किल है। तो इसलिए लोगों को लगता है, एनीवेज इस बात को मुझे लगता है इतना लाइमलाइट नहीं मिलेगा और ये ठप हो जाएगा मामला। इवन इनके अपने खिलाड़ियों ने मतलब जो तब अभी तो, क्योंकि ये एज अ कोच भी बहुत इतने को वो एग्रेसिव थे और इन पे काफी वो इसकी बैक स्टोरी भी है। ये जब बार्सिलोना के कोच थे तो मेसी को पसंद नहीं करते थे और इवन मेसी को रेगुलर खिलाते भी नहीं थे। और मेसी के जो दोस्त थे अर्जेंटीना के खिलाड़ी, उनको भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया था और नहीं खिलाते थे। और ये इनकी काफी पुरानी लड़ाई है। बात है, वो कोई ऐसा मामला जो है वो उस वजह से उन्होंने कहा है। और न जाने किस हालत में बैठे हुए थे, किसी ने पूछा, उन्होंने ट्वीट, आजकल ट्विटर का भी तो यही है ना कि आप बस कर देते हैं, अब पता नहीं आप रात को बैठे हुए हैं, फैमिली के बाहर हैं, कहाँ पे किस सिचुएशन में बस ट्वीट कर देते हैं। एनीवेज देखते हैं ये इसका क्या वो जो है आगे रिस्पांस देते हैं, अपनी इस बात को लेके चलते हैं, ये कहते हैं कि ये वैसे ही मैंने कह दिया था। और नेक्स्ट जी हाँ, नेमार के बारे में। और नेमार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने क्लेम किया है कि लियोनेल मेसी और वो जो है वो जहन्नुम में रहे हैं जब वो पीएसजी में रहे हैं। अफरीदी, ये नेमार का रोना धोना तो काफ़ी पुराना है और आप पहले कह देते ना जब ये सारे सिस्टम चल रहे थे। वैसे बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि नेमार जैसा टैलेंट जो है वो जब रिटायर होगा तो उनके बारे में ये कहा जाएगा कि ये एक ऐसा टैलेंट था जिसमें पोटेंशियल बहुत था लेकिन अपने पोटेंशियल को मीट नहीं कर पाया। एग्जैक्टली। अब जिस लेवल का टैलेंट था, ब्राजील एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये पहले के रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। और ये ब्राजील में वाकई ये पूरी दुनिया में लग रहा था कि ब्राजीलियन एक और लेजेंड आ रहा है जो कि पहले जैसे पहले थे फिर उसके बाद भी आए हैं और रोनाल्डो बड़े बड़े स्टार पैदा किए हैं। तो उस लेवल का प्लेयर लगा था कि ब्राजील में दोबारा प्रोड्यूस कर दिया ब्राजील ने। हाँ, लेकिन इन्होंने रोने धोने से बाहर निकले ही नहीं निकले। और अब जो है वो कह अच्छा मेसी को भी साथ ले लिए कि हमारी दोनों, ताकि वो अपनी बात को मजबूत करने के लिए ना आप अक्सर किसी बड़े शख्स का सहारा लेते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ तो उसके साथ भी हुआ है, हालांकि उस शायद वो बयान बेशक उनके साथ सलूक अच्छा भी नहीं था। हाँ। लेकिन उन्होंने कौन सा फ्रेंच लीग के अलावा इन्होंने क्या किया है पीएसजी के लिए? एग्जैक्टली। और मेसी के साथ भी अगर अच्छा नहीं था तो वो तो चुप करके चला गया ना। मेसी की अच्छा ये बात भी है जो खिलाड़ी सीख सकते हैं, यंगस्टर सीख सकते हैं कि अगर जैसे बार्सिलोना में उनके साथ क्या कुछ हुआ लेकिन आज तक बार्सिलोना के खिलाफ नहीं उन्होंने कुछ कहा। यही कहा है कि मैं रुकना चाहता था लेकिन तब हालात ऐसे हो गए थे, चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुझे जाना, खिलाफ नहीं कुछ बोला। शाइस्ता अल्फाज में उन्होंने एक तरह से बता दिया कि हाँ ये एक चीज़ नहीं। तो ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि रोनाल्डो भी अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं लेकिन मेसी जो हैंडल करते हैं मीडिया क्वेश्चंस और ये चीज़ें कम ही आते हैं लेकिन बड़े पोलाइटली और बड़े डिसेंट वे में करते हैं। तो ये सीखना चाहिए यंगस्टर्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट खबर है हमारे पास, जी हाँ, ये है हावर्ट्स के बारे में। ये आर्टेटा ने कहा है कि मैंने उन्हें कहा थिंग्स आर हार्ड एट द बिगनिंग व्हेन आई मेट माय वाइफ एट द बिगनिंग इट वाज हार्ड टू कॉन्कर हर, इट वाज हार्ड, इट आई हैड टू ट्राई एंड मैसेज हर एंड गो। ये हावर्ट्स को क्यों बता रहे हैं कि मतलब आप देखें मिकेल आर्टेटा इतने डिसेंट और बाकी जैसे जोसे मोरिनियो हैं फ़ौरन से लड़ाई कर जाते हैं। आर्टेटा को इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है, यानी वो अपने आप को एक डिसेंट वे में चाहे नहीं भी हैं लेकिन पेश करते हैं मीडिया के सामने और लगते भी हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल था, वो बता रहे हैं हावर्ट्स को। उसको बता क्यों रहे हैं कि क्या उसकी कोई मुश्किलात में इजाफा हो रहा है हावर्ट्स को? असल में काई हावर्ट्स जो हैं बहुत बड़े प्राइस टैग $90 मिलियन क्योंकि ये बहुत शुरुआत में ही समर्स में साइन कर लिए गए थे
तो इतना इनके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि आर्सेनल के जो अपने फैंस हैं, जो लंदन नॉर्थ लंदन बेस्ड फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा आजकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पंडित्स भी अब कर रहे हैं कि अब 4 मैचेस में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, काई हावर्ट्स सिस्टम में फिट ही नहीं बैठ रहा। तो आर्टेटा अब हर वीक जो है इनका यही काम होता है काई हावर्ट्स के बारे में क्वेश्चन और इनको डिफेंड करना। अब क्योंकि इतनी सवेयर कंडीशन हो गई है कि क्योंकि हालांकि आप जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत डिसेंट आदमी है और एथिकल लाइंस को कभी भी क्रॉस नहीं करते, इन्होंने थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी से बाहर जाके अपने फैमिली और अपनी वाइफ का एग्जांपल दिया है कि मैं जब काई हावर्ट्स के लिए क्योंकि काई हावर्ट्स को भी इनकरेज करना था और मीडिया को भी बताना था कि आप इनको टाइम दें, फैंस को भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम अपने रिश्ते की मिसाल दे दी कि पहले मेरा और मेरी बीवी का भी ऐसे ही चल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो किया। और अगर पहले ही मैसेज पे उन्होंने यस कर दिया होता तो हमारा जो इतना खूबसूरत रिलेशन था वो शायद इतना मजेदार, इतना एक्साइटिंग ना होता और बच्चों के लिए वो मेमोरीज जो बताने वाली है वो ना होती। अच्छा डिफेंड किया है मिकेल आर्टेटा ने, लेट्स सी इससे बंद होते हैं मुंह जो लाइक इस हवाले से सवाल जो बार बार पूछे जाएंगे अभी भी या नहीं। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। और लेजेंडरी खिलाड़ी थे जिनको जो है वो फ़ैन ने अटैक किया है, आफरीदी रॉय कीन जो है उन पे अटैक किया गया है। और आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के हवाले से क्या आपको लगता है, हारने पे किया गया है, क्या वजह है? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि रॉय कीन पे क्यों है। अब मसला ये कि रॉय कीन जो है ना बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, मतलब ये इनके दिल में जो होता है ना वो कह देते हैं और ख़ास करके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही होती। मैनेजर को भी करते हैं, खिलाड़ियों को भी सही, मतलब जो एक्सप्लिसिट अल्फाज होते हैं ना वो यूज़ करते हैं और मतलब शोएब अख्तर हैं आप कह लें मैनचेस्टर यूनाइटेड के। हाँ, और इनके यूके में भी जो इनके ओपिनियंस होते हैं ना वो काफ़ी लोगों को तकलीफ देते हैं। तो अब मसला ये है कि किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ़ैन को पसंद नहीं आया होगा इनका तज्जिया, तो उन्होंने जाके इनके साथ आर्ग्यू किया और फिर नहीं अभी कोई इसका रिजल्ट आया या अभी तक कोई तहकीक चल रही है? अभी गिरफ्तार कर लिया है उस फैन को जिसने ये हरकत की, माना है वो कि मैंने इस वजह से किया। अब ऑब्वियसली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं आई, लेकिन मोस्टली यही है कि क्योंकि आप देखें जब आपका डिफरिंग ओपिनियन होता है किसी से तो आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और जो है वो लेट्स सी क्या जो है इस पे फ़ैन जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाते हैं बयान के क्यों उन्होंने हमला किया, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग थी जो अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल में चल रही हैं, हमने आपके साथ शेयर की। आज के लिए बस इतना ही। आप इस प्रोग्राम को रिपीट पे देखना चाहते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फास्ट स्पोर्ट्स PK ये हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।